आपको भी लग रहा है कि फर्स्ट थेरेपी सेशन के बाद रिटन टास्क करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका दिल नहीं कर रहा, आपके पास टाइम नहीं है और आपको लगता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप सिर्फ ओरल टेक्निक्स के ज़रिए ही अपनी थेरेपी जर्नी को चलाना चाहते हैं, देन यू आर रॉन्ग। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सारा अहमद नीना, कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और आप भी अगर ये सोच रहे हैं ना कि रिटन टेक्निक्स का कोई फ़ायदा नहीं है और उसके बगैर ही थेरेपी करवाते रहेंगे, देन यू आर रॉन्ग। Written techniques are basically complement to your therapy. It enhances the communication. Therapy sessions के बीच में जो गैप होता है ये उसको फिल अप करती है. Like आपने अपना सेशन 1 लिया, उसके बीच में 2 वीक्स का गैप है और फिर आप सेशन 2 लेते हो, तो वो जो बीच के 2 वीक्स हैं उसके इवेंट्स कहाँ जाएंगे? लाइक आपको अगर एंजाइटी होती है, आपको थेरेपिस्ट ने टेक्निक दी है कि आपने 3 कॉलम्स बनाने हैं, उसमें अपने एंग्शियस मोमेंट्स को लिखना है, व्हाट हैपेंड बिफोर दैट, ट्रिगर्स क्या हैं एंड हाउ डिड यू ट्राई टू कोप अप, आपने उस चीज को कोप अप कैसे किया, आपका कोपिंग मैकेनिज्म क्या है। आप उन चीजों को लिखोगे तभी तो एक एनहांस्ड कम्युनिकेशन होगी। थेरेपिस्ट विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड कि आपके कौन से प्रॉब्लमैटिक मोमेंट्स हैं व्हिच आर एक्चुअली मेकिंग यू एंग्शियस। So this is really very important. Number 2, it saves time and it helps the therapist to plan your next session. क्या होता है, आप थेरेपी का जो सेशन 1 लेते हो उसके बीच के सारे इवेंट्स लिखते हो और सेशन 2 से पहले उसको सबमिट करवाते हो। थेरेपिस्ट कैन प्लान योर सेशन इन अ वेरी इफेक्टिव वे कि आपको उन्हीं एंग्शियस मूवमेंट के अकॉर्डिंग गाइड किया जाएगा कि आपने उसके अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करनी है और किस किस तरह से उसको कोप अप करना है, मैनेज कैसे करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब जो 2 वीक्स के बीच में इवेंट्स हुए हैं, अगर आप 40 टू 45 मिनट्स के सेशन में वो सारे दोबारा एक्सप्लेन करोगे तो आपकी सारी जो टाइम और एनर्जी है वो उसमें कंज्यूम हो जाएगी। उससे क्या होगा, आप नेक्स्ट टेक्निक्स पे और फोकस नहीं कर सकोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप अपने रिटन टास्क पहले सबमिट करवा दोगे, सो या मतलब थेरेपी सेशन से पहले या एट द टाइम ऑफ थेरेपी सेशन, तो उससे क्या होगा, थेरेपिस्ट विल गेट एन ओवरव्यू के आपको किस तरह से नेक्स्ट में गाइड करना है। अगर वो सारे इवेंट ऑरली पूछेंगे और फिर से वो सारी डिस्कशन होगी तो टेक्निक्स पे उस तरह से फोकस नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, इट इज बेसिकली द ट्रैकर, इट रिकॉर्ड्स योर जर्नी कि आप जब सेशन 1 में आए थे तो आपको ये चीजें फील होती थी, ये सिम्टम्स थे, फिर सेशन 2 में ये हुआ, एंड देन इन द सेशन 3 यू प्रोग्रेस्ड टू दिस पॉइंट। ना सिर्फ थेरेपिस्ट बल्कि आपको खुद भी रियलाइज होता है दैट हाउ फार यू हैव कम इन द थेरेप्यूटिक जर्नी। तो जब कभी रियलाइज हो रहा होता है ना कि ओहो हमें तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा, then you go through your journal and written techniques, then you realize that you have been through a lot of extensive therapy sessions. आप लोग अपनी thoughts पे, feelings पे, emotions पे बहुत ज़्यादा काम कर चुके हो, so you need to feel relaxed about it. नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी फैक्टर एंड यू कैन इवेल्युएट योर गोल्स। इससे क्या होता है, आप अपनी अकाउंटेबिलिटी बेहतर तरीके से कर सकते हो और अपने गोल्स को इवेल्युएट करते हो। लाइक मेनी थेरेपिस्ट आस्क इन द फर्स्ट सेशन कि आपकी थेरेपी के गोल्स क्या हैं, फिर जब आप सेकंड थर्ड सेशन बाद उसको इवेल्युएट करते हो ना तो आपको अंदाजा होता है ओ हमने तो इस चीज को ओवरकम कर लिया है, हमें तो ये मैनेज करना आ गया। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जरा अच्छा लग रहा होता है कि भैया आपने अपने गोल्स भी अचीव कर लिए। सो यू मस्ट फॉलो द रिटन टेक्निक्स। अच्छा, बहुत से लोग पूछते हैं कि इनको करने का क्या फायदा है। ऑब्वियसली इनको करके रख तो नहीं देना। हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई दोज रिटन टेक्निक्स टू योर लाइफ, वो मैं आपको बताऊंगी। अब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और वो सोचते हैं टाइम जब हम चाइल्डहुड में अपने टेबल्स याद किया करते थे, मैथमेटिक्स के या इंग्लिश के टेंसेस याद करते थे। हमारी इंग्लिश की भी नोटबुक होती थी जिसमें हमने टेंसेस लिखे होते थे और हमारे मैथ्स के टेबल्स होते थे। हम क्या करते थे, उनको लिख के साइड पे रख लेते थे एंड ओवर द वीकेंड वी यूज्ड टू revise those. इससे क्या होता था, we used to recall all those things over the time and then they became part of our life. अब हमें बार बार वो recall नहीं करना पड़ता। Same is the case with written techniques. वो कैसे? Let's suppose आपको anger management में कोई टेक्निक मिली है। अब वो written टेक्निक करने से आपका गुस्सा तो नहीं चला जाएगा, उसका क्या फायदा है? अगर आपको 3 कॉलम टेक्निक मिली है, फर्स्ट में एंगर सिचुएशन, सेकंड में हाउ डिड यू रिएक्ट और थर्ड में हाउ यू वर बेटर एबल टू कोप अप। फर्स्ट कॉलम में आप लिख दोगे कि अच्छा जी ये सिचुएशन थी, मैं अपने भाई के साथ बैठा हुआ था और मेरी लड़ाई हो गई। सेकंड कॉलम में आप लिखोगे कि क्या इवेंट था और रिएक्ट कैसे किया आपने। लाइक यू वांटेड रिमोट और उसने आपको रिमोट नहीं दिया और आपने उससे स्नैच कर लिया और आपने फेंक दिया। दिस वाज द वे यू रिएक्टेड, आपने अपने एंगर को उस तरह से उसको दिखाया। और फिर थर्ड कॉलम में आप जैसे रात को बैठोगे और अपनी जर्नलिंग करोगे, आप उसको लिखोगे कि हाउ यू वर एबल टू कंट्रोल योर एंगर एट दैट टाइम, कि मैं उस टाइम पे अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकता था। अब आप लिख लोगे कि मैं अच्छा उस टाइम पे उससे आराम से मांग सकता था, रूम छोड़ के चला जाता, या मैं वो टीवी शो बाद में यूट्यूब पे देख लेता।
इससे क्या होगा, वो आपने लिख तो लिया कि आप उस टाइप में कंट्रोल कैसे कर सकते थे। आप अपनी उस रिटन टेक्निक को बाद में रिवाइज करोगे, लाइक यू विल कीप वन डे इन अ वीक जब आप अपने जर्नल को गो थ्रू करोगे। उससे क्या होगा, एवरी टाइम यू विल फेस द सेम सिचुएशन और सिचुएशन सिमिलर टू दैट, आपको पता लगेगा कि नहीं, तब मैंने उस सिचुएशन में ये किया था एंड आई रोट देयर कि मैं उस तरह से अपने एंगर को कंट्रोल कर सकता था, सो आई हैव टू फॉलो दैट टेक्निक। दिस इज द वे यू हैव टू अप्लाई योर रिटन टेक्निक्स टू योर लाइफ। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके और बहुत ज्यादा जर्नल बेनिफिट्स हैं, जैसा कि कैथारसिस, इससे आपका इमोशनल बर्डन कम होता है। इमोशनल प्रोसेसिंग, आप एक सेफ प्लेस में बैठ के अपने इमोशंस को प्रोसेस कर सकते हो, अपनी चीजों को रेगुलेट कर सकते हो। नंबर 3, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। आपकी बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शंस होती हैं माइंड में, कि जैसा कि ओवर जनरलाइजेशन, यानी कि आप एक सिचुएशन को अपनी ओवर द लाइफ जनरलाइज करते रहते हो। देन कैटास्ट्रोफाइजिंग, कि आप एक छोटी सी चीज को बहुत ज्यादा बड़ा मसला करके विजुलाइज करते हो। तो जब आप अपनी रिटन टेक्निक से चीजें करने लगते हो तो आपको रियलाइज होता है, ओह दीज थिंग्स वरंट लाइक दैट, जिस तरह से मैं सोच रहा था, इनका पर्सपेक्टिव तो ये है। सो इट इज रियली वेरी हेल्पफुल। पॉइंट नंबर 4, इट शिफ्ट्स योर पर्सपेक्टिव। लेट्स सपोज आप किसी के बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हो और उसको टेक्निक के जरिए सॉल्व करना चाहते हो, तो साइकोलॉजिस्ट ने आपको दिया है कि दैट पर्सन हैज डन दिस बैड टू यू, लेकिन उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। तो उन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को सिर्फ लिख नहीं लेना, यू हैव टू रिकॉल दोस पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इनटू योर माइंड और अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है। एवरी टाइम उनकी कोई नेगेटिव बात आपके ज़हन में आएगी, आपने उस पॉजिटिव को रिकॉल करना है और अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लेना है। पॉइंट नंबर 5, इंक्रीज सेल्फ अवेयरनेस। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता ही नहीं होता कि हमारी थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस या हमारा लाइफ के बारे में पर्सपेक्टिव क्या है, हमारे स्कीमास क्या है, हम क्यों नहीं चीज़ों को रेगुलेट कर पा रहे। हम इर्द गिर्द लोगों पे चीज़ें ब्लेम डालते रहते हैं एंड वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। लेट्स सपोज आपको रिटन टेक्निक दी जाती है कि आपने उस ट्रॉमेटिक इवेंट को लिखना है, योर रोल एंड अदर्स रोल। जब आप ये चीजें लिखते हो ना, तो इससे आपको अपनी अवेयरनेस भी होती है कि अच्छा, अगर ये ट्रॉमेटिक इवेंट था या इस इवेंट को अगर मैं ट्रॉमा समझ रहा हूँ, इसमें मेरा रोल क्या था और दूसरे बंदे का रोल क्या है। इससे आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस भी होती है। देन अगेन सिर्फ लिख नहीं लेना, बार बार रिकॉल भी करवाना है दैट if I was the person who caused that trauma or that event, or if other person was the one who caused that trauma। और फिर वही बात है ना, अपने रिग्रेट में जाना है और ना अपने अगले को ब्लेम करना है। पॉइंट नंबर 6, इट ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लैरिफाई योर थॉट्स। मोस्ट ऑफ द टाइम गोल्स का पता नहीं होता, कुछ चीजें समझ नहीं आ रही होती, हमारा माइंड बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड होता है, तो हम क्या करते हैं, स्पेसिफिकली गोल्स जब अपने लिखते हैं तो वो क्लैरिफाई हो जाते हैं और बाकी सारी थॉट्स, इमोशंस वगैरह भी बहुत ज्यादा क्लैरिफाई हो जाते हैं और ऑर्गेनाइज्ड वे में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 7, इट हेल्प्स यू इन ट्रॉमा प्रोसेसिंग। इट गिव्स यू अ सेफ प्लेस कि जहाँ पे आप अपनी पास्ट मेमोरीज को, टॉक्सिक इवेंट्स को लिख सको और एक सेल्फ हीलिंग की तरफ जा सको। पॉइंट नंबर 8, दैट इज ग्रेजुअल एक्सपोजर। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने ट्रॉमास को अपने अनकॉन्शियस माइंड में रखते हैं और उनको बार बार रिकॉल करे जाते हैं। उससे क्या होता है, आफ्टर फ्यू डेज वी फील बैड, देन आफ्टर फ्यू डेज वी फील बैक, और हम आहिस्ता आहिस्ता एक उसी मोड में रहना शुरू हो जाते हैं। तो उन ट्रॉमास को लिखने का फायदा क्या होता है कि ग्रेजुअली यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू दोज ट्रॉमास, तो आप उनको ऑटोमेटिकली प्रोसेस कर लेते हो। एंड देन अगेन एक्सपोजर की डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो आपका साइकोलॉजिस्ट आपको आपके मेंटल हेल्थ कंसर्न्स के अकॉर्डिंग ही गाइड करेगा। बट ऑब्वियसली इट्स गुड टू राइट योर ट्रॉमास और जो भी टेक्निक्स आपको साइकोलॉजिस्ट ने बताई है, बिकॉज दे नो दैट व्हाट इज द सेफर पॉइंट जहां तक आपको कौन सी टेक्निक देनी है। पॉइंट नंबर 9, क्रिएटिव एंड इनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने क्लाइंट्स को ये टेक्निक दे रही होती हूँ कि आपकी ये प्रॉब्लम है, अवेलेबल सोल्यूशन क्या है और सेल्फ प्रपोज्ड सोल्यूशंस क्या हैं जो आप अप्लाई नहीं कर पा रहे। लाइक योर प्रॉब्लम, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप वो लिखो कि उसके अवेलेबल सोल्यूशंस क्या हैं जो अवेलेबल हैं और जो आप अप्लाई नहीं कर पा रहे, और फिर वो जो आप समझते हो उसका सोल्यूशन होना चाहिए लेकिन उसका कोई पॉइंट नहीं मिल रहा। एंड देन अगेन इन द नेक्स्ट सेशन साइकोलॉजिस्ट यूजुअली गाइड यू कि आपने जो अटेनेबल सोल्यूशंस हैं उनको कैसे हासिल करना है, और जो आपके सेल्फ प्रपोज सोल्यूशंस हैं उनमें से अनरियलिस्टिक को कैसे निकालना है और रियलिस्टिक की तरफ कैसे फोकस करना है। Last but not the least, you get sense of control over your thoughts, feelings, emotions and your mind। क्योंकि इससे आप कैटेगराइज कर लेते हो कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसमें आप हेल्पलेस हो और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसमें आप काम कर सकते हो। तो जिन चीजों पे आप काम कर सकते हो, ऑब्वियसली यू फील लाइक कि आपका कंट्रोल है कुछ चीजों पे, और जिन चीजों पे आप हेल्पलेस होते हो, साइकोलॉजिस्ट विल डेफिनेटली गोइंग टू गाइड यू कि आपने इसमें कैसे करना है। अब सवाल ये कि इन रिटर्न टेक्निक्स को करना कैसे है, कब करना है और इसकी टैक्टिक क्या है। बेसिकली व्हाट आई टेल टू माय क्लाइंट्स इज वरी टाइम। आपने दिन में एक टाइम डिसाइड कर लेना है कि मैं इस टाइम पे बैठूंगा, अपनी थॉट्स को लिखूंगा, अपनी जर्नलिंग और रिटर्न टेक्निक्स को फॉलो अप करूंगा।
इससे क्या होगा, दिन में सारा दिन जब आपको थॉट्स आती हैं, ओवरथिंकिंग आप करते हो, आपका टाइम वेस्ट होता है, वो नहीं होगा। नंबर 2, आप जब ओवरथिंकिंग करके अपनी थॉट्स को और खराब कर लेते हो, वो नहीं होगा। और नंबर 3, बस एक चीज़ जब स्केड्यूल हो जाएगी ना, तो वो आपकी रूटीन में आ जाएगी एंड देन यू विल बी मोर लाइक कि मैंने इसको करना ही है हर हाल में। एंड हाउ यू हैव टू डू इट, दिन का एक टाइम डिसाइड कर लें, वन प्लेस, वन चेयर, वन पेन, that in the same diary, and you have to give at least 10 to 15 minutes to your journaling. जिस तरह से वेट लूज करना होता है तो वर्कआउट करते हैं ना, इसी तरह से मेंटल हेल्थ पे काम करना है, तो अपनी रिटर्न टेक्निक्स पे बहुत ज्यादा काम करना है आपने। एक और तरीका, जब हमारा डायरी का पेज है वो बिल्कुल ऐसे है, ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि अपनी डायरी के पेज को या अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को हॉरिजॉन्टल में कर लें डायरी को, और वर्ड पेज के डॉक्यूमेंट को लैंडस्केप में, और फिर 3 कॉलम्स बनाने जो बेसिकली आपकी 3 कॉलम टेक्निक होती है। बिकॉज़ फिर वो छोटे-छोटे कॉलम्स होते हैं ना, तो उसमें 1 वर्ड आता है, दैट इज़ नॉट कन्वीनिएंट फॉर द थेरेपिस्ट टू यू नो एनालाइज़ एंड इवैल्यूएट। आई होप सो ये टेक्निक्स ये वाली प्रॉब्लम सारे साइकोलॉजिस्ट ही फेस करते होंगे। सो आई यूजुअली टेल माय क्लाइंट्स टू कीप द डायरी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल ना रखें उसको। I So hope I so this video was helpful enough, और अगर कोई और क्वेश्चन है you can ask in the comment section, and मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगी, so इंशाल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।